हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे जो कि पाठ उत्तक है उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। और यह प्रश्न है भारती भवन के बुक से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पौधे में सरल उत्तक जटिल उत्तक के किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित लिखें। तो इसका आंसर होगा, एक ही तरह के दिखाई देने वाले कोशिकाओं से बने उत्तक को सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं, जबकि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक जटिल उत्तक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती है। ये जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थ को पौधे के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। उदाहरण के लिए जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल, अंग्रेजी में इसको वास्कुलर बंडल कहेंगे, का निर्माण करते हैं। अतः इन दोनों का संवहन उत्तक वास्कुलर टिश्यू संवहन उत्तक अंग्रेजी है भी कहते हैं। ये बड़े वृक्षों को स्थलीय वातावरण में अनुकूल बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि सरल उत्तक और जटिल उत्तक किस प्रकार भिन्न है या इनमें क्या विभिन्नता है। तो एक ही तरह दिखाई देने वाले या एक ही समान जो कोशिकाओं से उत्तक बनेंगे वो सरल अस्थायी उत्तक बनेंगे, और जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग तरह के कोशिकाओं से जो उत्तक बनेंगे उसे जटिल उत्तक कहेंगे। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। स्थिति के आधार पर विभाजोत्की उत्तक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। इसका आंसर होगा, स्थिति के आधार पर विभाजोत्की उत्तक के 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा शीर्षस्थ विभाजोत्की उत्तक, जिसका अंग्रेजी होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बारे में देखते हैं। तने एवं जड़ के शीर्षस्थ भाग में होता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। ये जो उत्तक होगा तने एवं जड़ के शीर्षस्थ भाग मतलब कि ऊपरी हिस्सा में होगा तथा लंबाई में वृद्धि करेगा। यह उत्तक प्राथमिक विभाज्य उत्तक से बनता है। इससे कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर अस्थायी उत्तक बनाते हैं। इसमें पौधे में प्रारंभिक वृद्धि होती है। विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है पार्श्वस्थ विभाजोत्की उत्तक, जिसका अंग्रेजी हो जाएगा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है। इससे संवहन उत्तक बनता है। प्रति वर्ष नए नए संवहन उत्तक बनते हैं जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं एवं संवहन उत्तकों के कारण तना की चौड़ाई में वृद्धि होती है। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष की छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्वस्थ विभाजोत्की का उदाहरण है। पार्श्वस्थ विभाजोत्की उत्तक की द्वितीयक विभाजोत्की उत्तक है। तीसरा देखते हैं, अंतःवेशी या अंतःविष्ट विभाजोत्की उत्तक, जिसका अंग्रेजी होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका व्याख्या देखते हैं। अस्थायी उत्तक के बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व इंटरनोड के दोनों ओर पाए जाते हैं एवं वृद्धि करके अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृदु उत्तक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। तो मृदु उत्तक की संरचना निम्नलिखित है। इसकी संरचना बहुत ही आसानी है, जो कि पेंसिल या
पेन की सहायता से बहुत ही खूबसूरत तरीक़ों से बनाया जा सकता है। यहाँ पे ये एक सेल है मृदु ऊतक, अंग्रेजी में पैरेन्काइमा। यहाँ पर इसमें बीच में कोशिका द्रव भरा हुआ है, इसको अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म। और एक ये बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है केंद्रक है, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस कहेंगे। और ये तो हो गया इसका संरचना। अब मृदु ऊतक के हम लोग कार्य को देखते हैं। मृदु ऊतक के कार्य, यह भोजन संग्रहण करता है एवं किनारे की ओर पानी के पास सर्वीय संवहन में मदद करता है। इस तरह साधारणतः या जाइलम ऊतक के पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन जड़ से पत्ती तक करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थूल कोण ऊतक एवं मृदु ऊतक में क्या अंतर है? स्थूल कोण ऊतक के कार्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा स्थूल कोण ऊतक एवं मृदु कोण ऊतक में अंतर, एक तरफ स्थूल कोण ऊतक और दूसरा तरफ मृदु ऊतक। इसका अंतर देखते हैं। पहला अंतर है, स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती है, जबकि मृदु ऊतक की कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। मतलब कि इसमें आकार निश्चित नहीं होगा, गोल होगा, अंडाकार होगा, लेकिन इसमें आकार जो है लंबी, अंडाकार, बहुभुजी भी होगी और सबसे बड़ा जीवित तथा रसधानी युक्त होगी। और इसमें जो है, इसमें मृदु ऊतक में रसधानी नहीं पाई जाएगी। दूसरा अंतर देखते हैं। इनमें हरित लवक होता है एवं भित्ति के किनारों पर सेल्यूलोज होने से स्थूलन होता है। इसमें मृदु ऊतक में कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। यह है स्थूल कोण ऊतक। तीसरा, इनमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है और मृदु ऊतक इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतरकोशिकीय स्थान रहता है। चौथा देखते हैं, यह ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त, पुष्पवृत्त और पुष्पावली वृत्त पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है। मृदु ऊतक में देखेंगे, कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। यह नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। और इसमें क्वेश्चन और था कि स्थूल कोण ऊतक के कार्य का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा, स्थूल कोण ऊतक के कार्य, यह पौधे को यांत्रिक सहायता, अंग्रेजी इसका होगा मैकेनिकल सपोर्ट, प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एवं स्क्लेरेन्काइमा के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। तो हम लोग इसका देखेंगे। 3 तरह का कॉलम, एक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पहला तीनों का अंतर देखते हैं। पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है, जबकि कोलेनकाइमा में इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। यही स्क्लेरेन्काइमा में इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। दूसरा अंतर देखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है।
कॉलेनकाइमा में इनकी भित्ति में किनारों पर सेल्यूलोज होने से स्थूलन होता है और स्केलेनकाइमा में इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। तीसरा अंतर देखते हैं, इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतर कोशिकीय स्थान रहता है। यहाँ कॉलेनकाइमा में इनमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है और स्केलेनकाइमा में लिग्निन एवं रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है। चौथा देखेंगे जो कि है पैरेन्काइमा। कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। यह नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। इसमें ये कॉलेनकाइमा का है। हम लोग कॉलेनकाइमा का चौथा अंतर देखते हैं। यह ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत और पुष्पावली वृंत पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता। अब हम लोग देखेंगे स्केलेनकाइमा चौथा। ये भित्तियाँ इतनी मोटी हो जाती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, संवहन बंडल, फ्लोएम एवं जाइलम में पाया जाता है। तो ये थी कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एवं स्केलेनकाइमा के बीच का अंतर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्र की संरचना तथा कार्य का विवरण दें। तो यहाँ पे पत्तियों में जो रंध्र या छिद्र पाया जाता है उसको हम लोग स्टोमाटा भी बोलते हैं। उसका यहाँ पे संरचना है। यहाँ एपिडर्मिस को दिखाया गया है, रच्छी कोशिकाएं एवं स्टोमाटा। इसका हम लोग कार्य देखते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधे के सभी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि की रक्षा करती हैं। यह पौधे के विभिन्न अंगों की बाहरी सतहों पर बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अच्छिन्न परत बनाती हैं, जो एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत का कार्य करती है। यह पौधे को जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर क्यूटिकल की एक परत रहती है जो पौधे में जल की हानि को रोकता है। यह क्यूटिकल नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का बना होता है। जड़ों में पाए जाने वाली एपिडर्मिस की कोशिकाओं से कई कोशिकीय रोम निकलते हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉर्क कोशिका की संरचना एवं कार्य को स्पष्ट करें। तो ये है कॉर्क कोशिकाएं जो कि ईंट की तरह दिखाई देती हैं और यह निर्जीव होती हैं। इसका हम लोग कार्य देखते हैं। पहला, कॉर्क कोशिकाएं सुरक्षात्मक कवच का कार्य करती है। ये कोशिका का कार्य रक्षा करना है। यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगती है, इसीलिए इसे बोतल का कॉर्क एवं खेलने का सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्क अच्छा विद्युत रोधी एवं ऊष्मारोधी भी है। इसका अंग्रेजी होगा इलेक्ट्रिक इंसुलेटर और हीट इंसुलेटर, विद्युत रोधी और ऊष्मारोधी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जाइलम ऊतक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। तो ये जाइलम ऊतक का कार्य है, यहाँ दिखाया गया है। वाहिकाएं, वाहिका, जाइलम, पैरेन्काइमा और यहाँ बीच में केंद्रक। ये वाहिकाएं हुआ, वाहिका, ये जाइलम हुआ, जाइलम पैरेन्काइमा और ये केंद्रक। इसका कार्य देखते हैं। यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। इस तरह साधारणतः जाइलम ऊतक पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन जड़ से पत्ती तक करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। फ्लोएम ऊतक क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, इसके कार्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधे की जड़ तथा जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। पहला है चलानी नलिकाएं और इसका कार्य, इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। दूसरा है सहकोशिकाएं का कार्य, यह चलानी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। और ये जो पॉइंट दिया हुआ है चलानी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु का कार्य, फ्लोएम मृदु ऊतक, इसमें ये जो सहकोशिकाएं और फ्लोएम तंतु है या फ्लोएम मृदु ऊतक है, ये सब में फ्लोएम ऊतक पाया जाएगा और यहाँ पर इसका कार्य का वर्णन दिया गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं। फ्लोएम तंतु का कार्य, ये फ्लोएम ऊतक के यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। चौथा है फ्लोएम मृदु ऊतक का कार्य, इनमें भोजन संचित रहता है, ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती है। इस तरह फ्लोएम पौधे के पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक ऊतक स्ट्रैंड टिश्यू भी है जो पौधे को यांत्रिक शक्ति संचयन प्रदान करता है। 10वां ऊतक क्या है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का कार्य सहित वर्णन करें। तो इसका आंसर है ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार की होती है, ऊतक कहलाती है। यह कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपकला या एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। जंतुओं के भीतर के मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पाइरल कॉर्ड तथा तंत्रिकाएं, नर्वस, तंत्रिका के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक, नर्वस ऊतक, नर्वस टिश्यू, अंग्रेजी तंत्रिका ऊतक का संवेदना स्टिम्युलस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है। एपिथीलियमी ऊतक कहाँ पाया जाता है, इसकी विशेषताएं और कार्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा एपिथीलियमी ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ऐसे ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान, अंग्रेजी इसका इंटरसेलुलर स्पेस अर्थात कोशिकाओं के बीच के स्थान नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं।
ये विसरण, डिफ्यूजन, स्त्रवण, सेक्रेशन तथा अवशोषण, एब्जॉर्बेशन में सहायता करते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयोजी ऊतक क्या है? किसी एक प्रकार के संयोजी ऊतक का कार्य सहित वर्णन करें। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। संयोजी ऊतक कहलाता है। वसा संयोजी या एडिपोज ऊतक का कार्य। इसका कार्य देखते हैं। यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। दूसरा, यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। यह ऊतक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, इसीलिए ठंडे प्रदेशों में जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा, इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। रक्त या रुधिर की संरचना का वर्णन करें। तो यहाँ पे ये रक्त या रुधिर की संरचना है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, प्लाज्मा और बेसोफिल। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेशी ऊतक क्या है? आरेखित तथा रेखित पेशी ऊतक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा, पेशी ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाला तरल साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म में केंद्रक होता है। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होता है। यहाँ पे इसका आरेखित चित्र है। यहाँ पे मायोफाइब्रिल है, केंद्रक साइटोप्लाज्म, पेशी ऊतक का आरेखित चित्र। आरेखित पेशी के कार्य। पहला कार्य है, ये पेशियां नेत्र की आइरिस में वृषण और उसकी नलिकाओं, मूत्रवाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। दूसरा, आहार नाल की भित्ति में ये अनुदैर्ध्य और गोलाकार पेशी स्तंभों के रूप में दिखाई देती है। तीसरा, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह, मूवमेंट, इस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। यहाँ रेखीय ऊतक का फिगर है। ऊपर सार्कोलेमा, मायोफाइब्रिल, केंद्रक, गाढ़ी पट्टियाँ, हल्की पट्टियाँ फिगर है। रेखित पेशी के कार्य। पहला, ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इनमें ऐच्छिक गति होती है। दूसरा, यह पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है। तीसरा, यह पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है एवं इसका भार शरीर के भार का प्रायः 50% होता है। रेखित पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त एवं लसिका के कार्यों का वर्णन करें। पहला है, रक्त के कार्य। रक्त या रुधिर, ब्लड अंग्रेजी में, के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पोसेल्स तैरती रहती है। दूसरा, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव है जो आयतन के हिसाब से रक्त का 55% है। तीसरा, शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होती है। चौथा, प्लाज्मा में
90% जल एवं शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लसिका के कार्य: पहला, लसिका लिम्फ में मौजूद लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं जैसे जीवाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर संक्रमण से हमारी सुरक्षा करते हैं। यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा, लसिका शरीर के असंक्रमण तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 16, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? इसका स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर है तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका नर्व सेल है, जो कि इसका यहाँ पर चित्र है। ये ऊपर का भाग है डेट्राइटस, ये यहाँ पर डेंड्रन, ये यहाँ पर जो है साइटन, बीच में गोल यहाँ पर जो है केंद्रक, ये यहाँ का जो भाग है एक्सॉन, और फिर ये जो है यहाँ पर न्यूरिलेमा आचच्छद, और यहाँ पर ये जो जुड़ाव है बीच में, यहाँ पर रैनवियर की नोड, और यहाँ पर जो है ये मज्जा अच्छद। ये पूरा फिगर जो है तंत्रिका कोशिका नर्व सेल का है। कुछ इस तरह का फिगर है, जिसे पेंसिल की सहायता से बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का संरचना का चित्र सहित वर्णन करें। यह तंत्रिका कोशिका का फिगर है।